नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको इंडियन इकोनॉमिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, उसकी तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। अगर दोस्तों मुझसे कोई पूछे कि किसी भी एग्जाम में जिसमें जीएस आता हो उसमें एक कोई बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर उसमें एग्जाम में आता हो तो वो कौन सा टॉपिक होगा, तो मैं बोलूंगा 5 ईयर प्लान। और पिछले अगर कुछ सालों का आप ट्रेंड देखेंगे तो ये जो पंचवर्षीय योजना है ये मतलब काफी हर एग्जाम में आती गई है, फ्रिक्वेंटली मतलब हर एग्जाम में आई है। तो देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। 5 ईयर प्लान देखिए, अगर हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं तो ये जो हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने हमारी ये दुर्दशा कर दी थी कि हमारे पास खाने पीने के लिए तक कुछ नहीं बचा था। विकास करना तो बहुत दूर की बात थी कि हमारे पास खाने के लिए भी वांधे पड़े थे। तो ऐसे में क्या होता है कि हमने फिर सोचा, हमारी जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी उसने सोचा कि क्यों ना यार अब विकास की तरफ अग्रसर किया जाए देश को। तो जब विकास की तरफ अग्रसर किया जाए तो अब हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखते हैं ना, बजट बनता है। बजट एक साल पहले से पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि एक आने वाले वित्तीय वर्ष में हम क्या क्या खर्च करेंगे और क्या क्या हमको उससे फायदे उठाने हैं। तो इसी तरह से उस समय की तत्कालीन सरकार जो थी उन्होंने ये पंचवर्षीय योजना को शुरू किया। तो पंचवर्षीय योजना अगर दोस्तों हम देखें तो 1928 में यूएसएसआर, सबसे पहले यूएसएसआर मतलब यूनियन सोवियत, मतलब इसको ही हम आज की डेट में रशिया बोलते हैं, है ना, सोवियत संघ है ये सबसे पहले यूनियन सोवियत में शुरू हुआ था। ठीक है, स्टेलिन के द्वारा, जोसेफ स्टेलिन के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ये हमने, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ये कहां से अडॉप्ट किया है, क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान, तो हमने यूएसएसआर से इसको अडॉप्ट किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है इसको ही हम हेरोड डोमर मॉडल कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? हेरोड डोमर मॉडल कहते हैं। तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था सॉलिडिफाई कोर ऑपरेशंस एंड एस्टेब्लिश मार्केट प्रेशर प्रेजेंस। ठीक है, ये तो देखिए क्या होता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अब हमने देखा कि हमारा देश हाल फिलहाल में आज़ाद हुआ था। हमारे देश में जब आज़ाद हुआ था हमारा देश, तो हमारे देश की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहा करती थी, रूरल एरिया में। तो हमने ये नोटिस किया, सरकार ने नोटिस किया कि अगर देश को अच्छे आगे ले जाना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना पड़ेगा। तो अगर आप 80% आबादी, जो ग्रामीण की 80% आबादी है, उनका विकास कर दोगे, मतलब आप ऑलमोस्ट सारे देश का विकास कर दोगे। तो क्या होता है, हम सबसे पहले फिर किस पे फोकस करते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करते हैं। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे, या फिर इसको आप बोल लीजिए प्राइमरी सेक्टर पे मेन फोकस इसका रहता है। और इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर कोई भी वो सेक्टर हो सकता है, मतलब जो बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ हो। जैसे आप माइनिंग ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, फिशरीज ले लीजिए, ये सारे किस में आ जाते हैं दोस्तों? प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है, 1 अप्रैल 1951 को हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। 1951 से लेकर 1956 तक ये चलती है। ये किसके द्वारा ड्राफ्ट की गई थी? के.एन. राज के द्वारा ड्राफ्टेड थी। और उस समय के चेयरमैन कौन थे? हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और इसका मुख्य फोकस एग्रीकल्चर पे था। अब देखिए भैया, एग्रीकल्चर पे आपका फोकस तो है, एग्रीकल्चर पे फोकस है, तो अब आपको खेती बिना पानी के तो होगी नहीं, तो अब आपको इरिगेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इरिगेशन, सिंचाई के भी साधन ढूंढने पड़ेंगे ना। तो सिंचाई के साधन के लिए अब आपने डैम और नहर परियोजना, इन सब पे भी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि 1948 में दामोदर वैली, ठीक है, फिर आता है अगला कौन? भाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम और नागार्जुन सागर डैम। भाखरा नंगल डैम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस नदी पे है। ये वही नदी है जो कहां से? शिपकिला पास से होते हुए भारत देश में अंदर आती है। और अगर मैं आपको भाखरा नंगल डैम की बात करूं तो ये इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है कौन? भाखरा नंगल डैम। अगला आता है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम क्या है? इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। और अगर हाईएस्ट डैम की बात करी जाए तो हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, है ना। टिहरी डैम है जो कि उत्तराखंड में स्थित है।
हीराकुंड डैम महानदी पे स्थित है, महानदी को ही हम सौरो ऑफ उड़ीसा कहते हैं, आपको हर एक चीज याद रखनी है। अगला आता है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर दो स्टेट्स में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे है ना। अर्जुन जी ने किसको उपदेश दिया था? कृष्णा जी को दिया था, है ना। तो नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे है। अगला आता है 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है। 1952 में भारत सरकार के द्वारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाता है और 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज शुरू की जाती है। फिर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, अब जब ये शुरू की गई तो ये एक बहुत बड़े लेवल पे फेल हो जाती है, फेल हो गई। तो अब क्या होता है, देखिए फेल कैसे हुई कि हमने जो ग्रोथ टारगेट रखा था 2.1% का, लेकिन हमने अचीव कितना किया? 3.6% किया। लेकिन शुरुआती दौर पे क्या हुआ था, ये फेल हो गया था कुछ कारणों से, हुआ तो था लेकिन अच्छे से नहीं चल पाया था। तो इसका एक मेजर कारण फिर उसका पता करने के लिए कि इसके फेलियर के कारण क्या है, तो एक बलवंत राय मेहता कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया इसके रीजन पता करने के लिए कि क्या रीजन थे। तो फिर बलवंत राय मेहता कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे, उसमें कि एक मेन सुझाव बताया गया था इंडियन ब्यूरोक्रेसी। मतलब इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें हमारे कागजों में तो दिखा दिया गया कि सड़कें बन गई हैं, नहर बन गई है, रोड बन गई है, हर एक चीज बन गई है, काम किया जा रहा है, लेकिन असल पे जब हमने ग्राउंड लेवल पे जाके देखा तो वहां कुछ काम नहीं हुआ था। तो वहीं से पहली बार बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज की सिफारिश रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, भारत सरकार को। तो उसी के तहत आपका 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला एक राजस्थान में है, वहां पे पंचायती राज का शुरुआत हो जाता है। और आपसे अगर कोई पूछे कि पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 के दिन पंचायती राज की शुरुआत हुई थी और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने उसको जोड़ा था। ये मैं सारी चीजें रिलेट कर रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में मदद मिल सके। अगला क्या आता है, आपको एक चीज और याद रखना है, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 के दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की शुरुआत करी गई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अगला आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान, अगला आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान को ही हम पीसी महालनोबिस मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसका देखिए, अब आपने खेती किसानी पे तो काम कर लिया, खेती किसानी से तो देश बढ़ने से रहा, तो अब आपको किस पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसी वैसी नहीं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। मतलब आपको ये जो औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, तो देश अग्रसर, विकास की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो फिर पब्लिक सेक्टर पे और किस पे, आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो हमारा सेकेंड 5 ईयर था प्लान था, वो उस पे आधारित था। और देखिए पीसी महालनोबिस मॉडल, ये एक बहुत बड़े वो थे, इकोनॉमिस्ट थे। इनका बर्थडे आता है 29 जून और उसी दिन हम मनाते हैं इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे, सांख्यिकी दिवस, ठीक है। अगला आता है क्या, हाँ देखिए, अब हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो हमने कुछ इंडस्ट्रीज भी तो स्टैब्लिश करी और ये एग्जाम में बहुत पूछता है। पहली थी भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। ये किसकी मदद से हमने स्टैब्लिश किया था? यूएसएसआर। भिलाई स्टील प्लांट यूएसएसआर की मदद से हमने स्टैब्लिश किया था। अगला आता है रौरकेला स्टील प्लांट, ये कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में है और ये किसकी मदद? जर्मनी की मदद से हमने स्टैब्लिश किया था। अगला आता है दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गा जी की पूजा आप कहाँ करते हैं? सबसे ज्यादा इंडिया में दुर्गा जी की पूजा होती है पश्चिम बंगाल में, तो दुर्गापुर कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है और ये हमने किसकी? ब्रिटेन की मदद से इसको भारत देश में स्टैब्लिश किया था। अगला आता है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि डीआरडीओ की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत करी गई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 1998, 1958 डीआरडीओ वाज फॉर्म्ड अंडर सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। फिर आता है एलआईसी। आपके बीमा वगैरह खुलवाते होंगे आप लोग, है ना, आपका भी अपना भी, मैडम जी का भी खुलवाए होंगे, है ना। तो 1 सितंबर 1956, है ना, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी भी शुरुआत हो जाती है। देखिए हमने यहाँ पे टारगेट ग्रोथ रेट कितना रखा था? 4.5% का रखा था, 4.5% का हमने टारगेट ग्रोथ रेट रखा था, लेकिन हमसे अचीव कितना हो पाया? 4.27%। हम बहुत पास पहुंच गए थे अपनी सफलता के, लेकिन फिर भी उतना कामयाब नहीं रहा, लेकिन ये वाला प्लान ठीक रहा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला आता है थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, इसको ही हम क्या कहते हैं? गाडगिल फॉर्मूला कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? गाडगिल फॉर्मूला पे ये आधारित था। अगला तो क्या, अगर इसका हम
गाडगिल फॉर्मूला पे ये बेस्ड था। अगर हम यहाँ पे बात करें तो भैया यहाँ पे अब टेक्नोलॉजी की बात करने लगे ये लोग। पहले किसकी खेती किसानी की बात कर रहे थे, दूसरे में किसकी इंडस्ट्रीज की बात की है कि अब हमको औद्योगिकरण करना है, अब तीसरे में किस में आ गए ये लोग, टेक्नोलॉजी। अब समझ में आ रहा है कि भैया अगर कोप अप करके चलना है समय के साथ तो टेक्नोलॉजी को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट इनोवेशन टेक्नोलॉजीज टू एनहेंस एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, है ना। और फोकस था तो देखिए एग्रीकल्चर पे भी था, इंडस्ट्री पे भी था, लेकिन अब इसके साथ आपको वीट प्रोडक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। किस पे ध्यान देना पड़ेगा, वीट प्रोडक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक चली, 1961 से लेके 1966 तक चली। इस बीच क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी भी प्राइम मिनिस्टर थे और लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था 1964 में, और 1964 के बाद कौन आ गए थे प्रधानमंत्री के तौर पे, लाल बहादुर शास्त्री जी आ गए थे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी निधन हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये एक ऐसा पंचवर्षीय योजना है जिसमें हमने भारत देश के 2 प्रधानमंत्री खो दिए थे इस पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। तो देखिए, और इसका एक और फोकस था सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। अब आपको देखना है PL 480, पब्लिक लॉ 480, ये एक तरह की स्कीम थी यूएस के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। इसमें क्या होता था, ये लोग वीट एक्सपोर्ट करते थे, मतलब वीट दिया करते थे गरीब देशों को। तो भैया उस समय हम भी गरीब देशों में आते थे, सोचिए हम वो वीट लेते थे जो सबसे वर्स्ट क्वालिटी का होता है। ये PL 480 मतलब ये वहां अपने देश में ये लोग पिग्स को दिया करते थे, जो सुअर होते हैं ये उनको दिया करते थे, और ये हमारे भारत देश में उसका निर्यात करते थे और हम लोग खरीदते थे क्योंकि हमारी मजबूरी थी, है ना। ये वर्स्ट क्वालिटी का होता था। अगला आता है क्या, 1964 में क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक। IDBI बैंक बहुत फेमस है, आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, है ना। तो IDBI बैंक की स्थापना होती है 1964 में। अगला क्या आता है, जनवरी 1965 फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI तो सुने होगे भाई, क्योंकि मतलब ये जो फूड सिक्योरिटी होती है ना, इसका पूरा जिम्मा किसका रहता है, FCI का रहता है। एक बॉडी है सरकार की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पूरा देखती है फूड सिक्योरिटी को रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, चेन्नई में है। अगला जनवरी 1965 में क्या होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। CACP क्या, MSP डिसाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, कि किस प्राइस में कौन सा अनाज को बेचना चाहिए। गल्ला मंडी वगैरह में आप जाएंगे ना तो वहां MSP चलता है। और अभी आप न्यूज पे सुन रहे होगे, कुछ समय पहले की बात थी कि किसान लोग विद्रोह कर देते हैं बीच बीच में, है ना, तो वो MSP के लिए ही चलता रहता है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR वाले रीजन में, ठीक है। अगला क्या आता है दोस्तों, इस समय का हमारा टारगेट ग्रोथ रेट था कितना, 5.6%, और हमने अचीव किया 2.8%। मतलब अभी तक का कोई पूछे मोस्ट फेलियर, सबसे विफल कौन सा 5 ईयर प्लान था, तो 3rd 5 ईयर प्लान था। अब इसके 2 कारण देख लीजिए आप। इसका पहला कारण है इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर कब हुआ था भैया, इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में हुआ था। इंडिया और चाइना के बीच में वॉर छिड़ गया। चाइना जो हमारा बेटा है, चाइना ने क्या ले लिया, हमारा अक्साई चीन वाला हिस्सा ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको थोड़ी सी हार का सामना देखना पड़ा। तो उसी बहाने अब क्या हुआ, दूसरा बेटा हमारा पाकिस्तान ने भी क्या सोचा कि यार ये पिताजी घायल है ना, तो सही समय है इन पे वो करने का, आक्रमण करने का। तो 1965 के समय इसने भी क्या कर दिया, पाकिस्तान ने भी आक्रमण कर दिया। लेकिन अब शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, है ना, लेकिन घायल शेर भी अपने दम दिखाई देता है ना। तो पाकिस्तान को हमने करारी हार दिखा दी थी, पाकिस्तान को हमने हरा दिया। और तीसरा एक कारण था इसके फेल होने का, फेमाइन आ गई थी उस समय, सूखा पड़ गया था, है ना। तो ये 3 कारण प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से 3rd 5 ईयर प्लान हमारा फेलियर की तरफ चला गया था, ठीक है। और दो प्रमुख प्रधानमंत्रियों का निधन होना भी एक बहुत बड़ा कारण था अपने आप में। तो ऐसे में क्या हुआ, एक अनस्टेबिलिटी की कंडीशन बन गई थी। अगला आता है 4th 5 ईयर प्लान, चौथा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे भैया 1969 से लेकर 1974 तक चला था ये। और आप यहाँ देखोगे 1961 से 66, तो बीच में 3 साल कहाँ गए, सोचेंगे ना बीच में 3 साल कहाँ गए, तो 3 साल यहाँ चले गए, कहाँ, प्लेन हॉलीडेज में चले गए। अब प्लेन हॉलीडेज क्या था, हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में हार झेल लिए कि मतलब यार बहुत अनस्टेबिलिटी चल रही देश में, युद्ध हो गए, PM की डेथ हो गई, सब हो गया। तो ऐसे में हमने क्या बोला कि अब हम 3 साल की छुट्टी लेंगे यार। तो ये प्लेन हॉलीडेज 3 साल की छुट्टी लेने के लिए था, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हमने 4th 5 ईयर प्लान कंटिन्यू किया 1969 से 74 तक। इसको रुद्र एलन मॉडल प्लस गाडगिल फॉर्मूला,
ठीक, गाडगिल फॉर्मूला, ये दोनों रुद्रएलियन भी एक आदमी थे, गाडगिल भी एक आदमी थे, इन दोनों के मॉडल पे आधारित था ये क्या, फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। मैंने आपको बताया पीछे खूब अनस्टेबिलिटी चल रही थी देश में, पूरी अस्थिरता थी, केओस मच गया था, पूरा अफरा तफरी का माहौल था हर जगह, है ना, कहीं लड़ाई चल रही, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं भुखमरी मची है, मतलब पूरा देश तितर बितर चल रहा था। फिर क्या होता है, अब हमने एक चीज तो रख लिया भाई, ग्रोथ तो करना है लेकिन हमें स्टेबिलिटी भी रखना है। स्टेबिलिटी कैसी, अच्छी तगड़ी वाली स्टेबिलिटी, है ना, स्थिरता रहनी चाहिए यार, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, है ना। प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। और हम एक चीज और समझ गए, पहले जो हम ये अमेरिका से ये वो ले रहे थे ना, वीट ले रहे थे, वो लोग घटिया माल अपन को पकड़ा रहे थे, तो भाई अब इन सब चीजों से भी छुटकारा पाना है। चाइना का जब देखो मन, अपन चाइना जब देखो अपन को माल भी दे रहा है और अपन से लड़ भी लेता है, तो अपन लोग को उसके सामने झुकना पड़ता है। तो इसीलिए भारत ने डिसाइड किया अब हमें आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और उसका कोई चारा नहीं है। दूसरों पे आप भैया निर्भर रहोगे तो दूसरा का जब मन करेगा आपके पलटा, आपको ले लेगा आपकी पूरी। ठीक है, अगला क्या आता है, चेयरमैन। इस समय अब प्रधानमंत्री कौन थी, हमारी इंदिरा गांधी जी की सरकार इस समय आ चुकी थी। ठीक है, और 14 ऑफ जुलाई 1969 में एक बेहद इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती भारत सरकार, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स। तो 14 बड़े बैंकों का हमारा राष्ट्रीयकरण हो जाता है। नेशनलाइजेशन मतलब हो जाता है राष्ट्रीयकरण। मान लीजिए आज आप प्राइवेट हैं, कल भारत सरकार बोले कि यार आप मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हो, आ जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नेशनलाइजेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका भी, मैडम का भी, जिसका करवाना हो। ठीक है, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा नेशनलाइजेशन किया जाता है। फिर आता है 15 अगस्त 1969। एक और क्वेश्चन जो बहुत एसएससी के एग्जामों में पूछा जाता है, पहला तो मैंने आपको डीआरडीओ को बताया था, दूसरा आता इसरो, कि इसरो किस पंचवर्षीय योजना में एस्टेब्लिश किया गया था, फाउंडेशन हुआ था। तो 15 अगस्त 1969 के दिन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था अंडर फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, और इसी समय एक और बहुत बड़ा युद्ध हुआ था 1971 का, इंडो पाक वॉर। इसको ही हम बोलते हैं लिबरेशन ऑफ पाकिस्तान का, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। इसी समय क्या हुआ था, बांग्लादेश में जो पाकिस्तानियों ने कब्जा करके रखा था उससे हमने लिबरेट करवाया था हमारी इंडियन आर्मी ने, और उसकी अध्यक्षता की थी सैम मानेकशॉ, जनरल सैम मानेकशॉ। अब वो फिर फील्ड मार्शल की पोस्ट तक गए थे, उनको बोलते हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ठीक है, तो उनके समय में क्या हुआ था, इंडो पाक वॉर हुआ था और क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, और उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं ट्राइडेंट। अगला आता है मई 1974। एक मई 1974 में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, कहां पे, पोखरण। पोखरण कहां पे, राजस्थान में। आपने एक मूवी देखी होगी किसकी, जॉन अब्राहिम की, उसमें वो क्या रहता है, पूरा टेस्ट वगैरह करते हैं वो लोग अंडरग्राउंड छुप के, किससे, कि यूएसए की सैटेलाइट वगैरह ऊपर से जाती हैं तो वो लोग छुप जाते हैं, तो ये वही है, उसी पे बेस्ड है। और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। ठीक है, और ये पूरा किया गया था अंडर द गाइडेंस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की उसमें अध्यक्षता में पूरा ये देखा गया था, और ये यूएसएसआर के द्वारा सपोर्ट किया था, यूनियन सोवियत के द्वारा हमें उससे बहुत सपोर्ट मिला था। अगला आता है टारगेट ग्रोथ रेट। इस समय का टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6%, लेकिन हमने अचीव कितना किया, 3.3%। लो भाई फिर से निपट गए, मतलब हार ही तो है ये भी एक तरह की, है ना। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर था, लेकिन इससे पिछला वाला जो था वो और बड़ा फेलियर था। अभी हम फेलियर्स की लिस्ट में चल रहे हैं कि सबसे बड़ा फेलियर कौन है। अगला कौन आता है, अगला आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या है, डीपी धर मॉडल। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में भी चेयरमैन कौन थी, हमारी इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, अब यहां पे भी बहुत अनस्टेबिलिटी आएगी, देखते हैं, चलिए। ठीक है, इसमें क्या, अब देखो भाई, एग्रीकल्चर कर लो, इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर लो, टेक्नोलॉजी ले आओ, स्टेबिलिटी ले आओ, सब ले आओ। अब देश की जनता के पास नौकरी नहीं है, तुम क्या कर लोगे भाई। तो यहाँ पे एक मेन, और अब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया, एम्प्लॉयमेंट, है ना, और क्या, पॉवर्टी इरेडिकेशन, और क्या, पॉवर्टी एलिविएशन या फिर इरेडिकेशन, है ना। पॉवर्टी को अब आपको कम करना है और एम्प्लॉयमेंट को आपको बढ़ाना है ना। तो यहीं पे हमारी प्यारी इंदिरा गांधी जी ने क्या स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ, है ना। ये अगर आपसे कोई पूछे कि ये गरीबी हटाओ का स्लोगन किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अब आप कमेंट सेक्शन पे एक चीज और बताएंगे, जय जवान जय किसान का स्लोगन किस भारतीय ने दिया था। अगला देखते हैं, अगला क्या आता है भाई, अगला आता है दिस प्लान ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन। इसकी चेयरमैन थी इंदिरा गांधी। 1974 में एक और स्कीम शुरू की गई, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड क्या होती है एक आदमी की, रोटी कपड़ा मकान। अरे आप जी क्यों रहे हो भाई, कमा क्यों रहे हो, शेल्टर चाहिए, रोटी चाहिए और कपड़े चाहिए,
हाँ वो अब आजकल के नए चोचले चल रहे हैं कि BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, अच्छी दो तीन मैडम चाहिए, सब चाहिए, वो एक अलग बात है ना। लेकिन मुख्य क्या है आपका, रोटी कपड़ा मकान है ना। तो सरकार का उस समय का भी मोटिव क्या था, रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो इसको ही हम बोलते हैं मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। अगला आता है 1975 में फर्स्ट RRB रीजनल रूरल बैंक, जिसको ही आप आज की डेट में ग्रामीण बैंक कहते हो, उसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है। और अगर आपसे पूछे इंडिया में फर्स्ट RRB की स्थापना कहां पे की गई थी, तो वो मुरादाबाद, मुरादाबाद एक जिला है कहां पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। यूपी 21। अगला क्या आता है, फिर आता है टारगेट ग्रोथ रेट। उस समय का टारगेट ग्रोथ रेट क्या था दोस्तों, 4.4%, लेकिन हमने अचीव कितना कर लिया, 4.8%। वाओ, पहले हम फेल होते आ रहे थे, अब क्या हो गए, एकदम से पास हो गए, है ना। 0.4% का डिफरेंस है ना, तो पप्पू पास हो गया, है ना। अब बिट सक्सेसफुल प्लान था ये। लेकिन उसी समय अब इंदिरा जी के मन में क्या आया कि चलो यार, इंटरनल डिस्टरबेंस बहुत चल रही है देश में, तो क्या लगा देते हैं, आपातकाल लगा देते हैं। तो क्या लग गई, 1975 में इमरजेंसी लग गई। कौन सी इमरजेंसी, वो भी नेशनल इमरजेंसी लग गई, है ना। अब क्या हो गया, फिर देश में तितर बितर हो गया। हाँ, एक चीज और याद रखिए, नेशनल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फिर क्या होता है, उस समय प्रेसिडेंट थे कौन, फखरुद्दीन अहमद जी थे, है ना। और फिर क्या होता है, अब फिर अनस्टेबिलिटी का दौर आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1977 में किसकी सरकार आ जाती है, जनता पार्टी गवर्नमेंट आ जाती है। तो उसके प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाता है, मोरारजी देसाई जी को नियुक्त किया जाता है। और आप मोरारजी देसाई जी की बात करी जाए तो मोरारजी देसाई जी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस पार्टी के थे। ठीक है। तो देखिए फिर क्या होता है, मोरारजी देसाई जी ने आगे क्या टर्मिनेट कर दिया, 5 ईयर प्लान के चोचले ही खत्म कर दिए। बोले कि मुझे नहीं चाहिए ये 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान हटाओ, है ना। अब उनने क्या बोल दिया, हम शुरू करेंगे क्या, रोलिंग प्लान शुरू करेंगे। मोरारजी देसाई जी ने बोला हम रोलिंग प्लान शुरू करेंगे। अब रोलिंग प्लान क्या होता है भैया, रोलिंग प्लान ये होता है कि आज 1 जनवरी है और 31 दिसंबर है, तो मेरे को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का बस बताओ कि क्या विकास करना है, क्या अच्छी काम करना है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। 5 साल का छोड़ो भाई, 1 साल पे ध्यान दो, और हम फिर उसका ओवरव्यू करेंगे, रिव्यू लेंगे, और फिर उस पर फिर फीडबैक लेके काम करेंगे। तो रोलिंग प्लान को ही आप एनुअल प्लान भी बोल सकते हो, ये एक साल पे काम करता है। ठीक है। ये मोरारजी देसाई जी के द्वारा शुरू किया गया था। फिर क्या हुआ, अब फिर मोरारजी देसाई जी की सरकार लुढ़क गई। अब फिर किसकी सरकार आ गई, 1980 में फिर क्या होता है, इंदिरा गांधी जी की सरकार फिर से वापस आ जाती है। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला कि नहीं, ये जो तुमने काटा है ना, सौरभ पांडे नहीं, कौन, किसने काटा है, ये मैंने नहीं काटा भाई, है ना। ये किसने, मोरारजी देसाई जी ने बोला था कि हम 5 ईयर प्लान नहीं चाहिए, है ना। तो फिर इंदिरा गांधी जी ने क्या बोल दिया, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि 5 ईयर प्लान फिर से चालू होगा, है ना। तो ये जो 1974 से 78 का समय है, ये आपने ध्यान दिया 4 साल का है। तो आपसे अगर कोई पूछे ऐसा कोई पंचवर्षीय योजना जो पूरे 5 साल का ना रहा हो, तो वो कौन सा था, 5th 5 ईयर प्लान था। इसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी, मोरारजी देसाई जी की आ गई थी, इसीलिए पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है 6th 5 ईयर प्लान। अब देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ शुरू के 5 पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वही है जो एग्जाम में आता है। वो अगर नहीं आ रहा है तो वो 80% आता है, अगर वो नहीं आ रहा है तो बचा 20%, बाकी का आप 20% एलिमिनेट करके भी सही कर सकते हो। लेकिन वो जो शुरू के मैं 5 पढ़ाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब अगला आता है 6th 5 ईयर प्लान, फोकस। अब फोकस किस पे अभी भी है, पॉवर्टी इरेडिकेशन, पॉवर्टी को आपको कम करना है, ये जो गरीबी है ना, इसको आपको कम करना है ना। और एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म, सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद, सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। मतलब रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे करो कि समाज के हर एक अंग को, हर एक इंडिविजुअल को उसका वो मिले, बेनिफिट मिले। ठीक है। गरीब, बूढ़े, बच्चे, अमीर, करोड़पति, रोडपति, सबके लिए एक समाज हो, एक समान हो, इसको ही हम सोशलिज्म कहते हैं, समाजवाद। ठीक है। तो हमारी शुरुआती दौर पे सरकार सोशलिज्म पे चलती थी भैया, है ना, अभी भी चलती है लेकिन पहले ज्यादा चलती थी। और मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी यहाँ का हमारा मुख्य मोटिव था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो 12 जुलाई 1982 के दिन हमने नाबार्ड की स्थापना करी। नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे कोई पूछे तो मुंबई में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक संस्था होती है। अगला आता है टारगेट ग्रोथ रेट, क्या था, 5.2% था, लेकिन हमने अचीव कितना कर लिया, 5.7%।
कितना 5.7%। फिर से पप्पू पास हो गया, है ना। मतलब पहले खूब हारे जीवन में, अब जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, है ना। तो क्या होता है फिर, क्या होता है फिर, लो देखो, जहां खुशी आती है वहां एक दुख साथ में आता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे। तो 1984 में क्या होता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब क्या हुआ, खालिस्तानी लोगों का एक डिमांड उठ गई उस समय कि हमें एक नया देश बना के दे दो यार, जिसका नाम हम खालिस्तान रख देंगे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला ना मुन्ना, इतना सरल तो नहीं है यार, है ना। तो क्या हुआ कि इसके ही तहत फिर इंदिरा गांधी जी ने क्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दिया। ब्लू स्टार कहाँ पे, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल एक है अमृतसर में, वहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की गई। इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, उसमें शामिल थे, और इन लोगों ने वहां से टेम्पल से उन लोग को बाहर किया। फिर उसके चलते इंदिरा गांधी जी के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, आगे चल के कुछ समय बाद उन्होंने ही अपनी इंदिरा गांधी जी को वैसे मार दिया। और ये बहुत एक लंबी कहानी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। कभी भी आप यूट्यूब पे जाके कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फिर यहाँ पे एक पीरियड ऑफ अनस्टेबिलिटी शुरू हो गई, है ना। और 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। फिर अगले आते हैं कौन, हमारे प्रिय राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी का समय आता है कब, 7th 5 ईयर प्लान में, 1985 से लेकर 1990 तक। 1985 से लेकर 1990 तक किसका समय रहता है, राजीव गांधी जी का। तो इसमें क्या होता है, आगे चल के राजीव गांधी जी का भी देहांत हो जाता है। LTTE लिट्टे एक ग्रुप है, श्रीलंका का एक ग्रुप है, लिबरेशन ऑफ तमिल एलम इनको कहते हैं। इन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि इनके ही द्वारा राजीव गांधी जी का मृत्यु किया गया था। छोड़िए वो सब, आगे चल के देखते हैं। रामकृष्ण हेगड़े मॉडल इसको कहते हैं। अगला आता है फोकस। अब यहाँ पे राजीव गांधी जी की अगर बात की जाए तो राजीव गांधी जी एक बहुत दूरदर्शिता, फोर साइटेडनेस वाले एक आदमी थे, है ना। उनका एक विजन हमेशा क्लियर रहता था कि भाई टेक्नोलॉजी को तो लेकर चलना पड़ेगा। मतलब आपको देश का विकास करना है तो अब आने वाला समय सिर्फ टेक्नोलॉजी का है, मतलब उस पर आप बहुत काम करिए। तो इनका मुख्य फोकस किस पे था, टेक्नोलॉजी का यूज करिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी करिए, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे भी बराबर ध्यान रखिए, ठीक है। फिर क्या आता है, ब्लू रेवोल्यूशन। 1985 में ब्लू रेवोल्यूशन की भी शुरुआत की गई। ब्लू रेवोल्यूशन आपसे कोई पूछे किस चीज के लिए था, फिशरीज के लिए था, मत्स्य पालिका के लिए क्या ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई, कहां पे, भारत देश में। क्वेश्चन आएगा, अंडर विच 5 ईयर प्लान ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड। तो क्या 7th 5 ईयर प्लान के तहत ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई। स्पीड पोस्ट कब, 1986 में स्पीड पोस्ट शुरू कर दिया गया। फिर कब, 12 अप्रैल 1988, है ना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना कर दी गई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। क्या रेगुलेटरी, क्या चेक करती है ये जो आपका स्टॉक मार्केट है पूरा, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना जोखिमों के अधीन है, अपने रिस्क पे खेले, सब आप सुनते हो ना, है ना। तो जितना भी ये स्टॉक मार्केट है, जितना भी ये बड़ी बड़ी कंपनी चलती, NSE, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सबको रेगुलेट करती है कौन, सेबी। ये देखती है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, है ना। तो अगला क्या आता है फिर, 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत करी जाती, कहाँ, अर्बन एरियाज में, है ना। और फिर इसका हमारा टारगेट रेट क्या था, 5%, और हमने अचीव कर लिया 6%। फिर से पप्पू पास हो गया, 1% से पास हो गए हम, 1% ज्यादा, है ना। मतलब ये अच्छा सक्सेसफुल प्लान रहा, किसका, भारत सरकार का, ठीक है। अगला फिर क्या आता है भैया, फिर मद्दी आ गई। कुछ अच्छा होने का होता नहीं है कि फिर मद्दी आ जाती है। तो अब क्या हुआ, अब हमारे यहाँ फिर दिक्कत आ गई। किस चीज की दिक्कत आई, अब हमारे यहाँ दिक्कत आ गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, अब ये क्या होता है सौरभ भैया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है कि आपके पास इतना विदेशी मुद्रा नहीं है, इतना आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं है कि आप फॉरेन एक्सचेंज कर पाओ। फॉरेन एक्सचेंज किस चीज का करना है, और विदेशी मुद्रा की क्या जरूरत है जरूरत, बहुत जरूरत है। आपके पास डॉलर होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्रूड ऑयल बुलवाना है, तो अब रुपए तो दोगे नहीं वहां, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे सारे एक्सचेंजेस जो होते हैं ना दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, डॉलर के थ्रू होते हैं। क्रूड ऑयल बुलवाना है तो यहाँ भोपाल, इंदौर, जबलपुर से तो बुलवाओगे नहीं, सतना, रीवा, मुरादाबाद, दिल्ली नहीं आएगा ना। कहाँ से, दुबई से आएगा, ईरान से आएगा, इराक से आएगा। तो अब आपको वहाँ क्या रुपए दोगे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, आपके पास डॉलर होना चाहिए। तो उस समय हमारे पास तगड़ी मद्दी हो गई, किस चीज की, विदेशी मुद्रा की। तो अब इस क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए हम कहाँ गए, भागे भागे IMF के पास गए। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF का ही ट्विन
बॉडी हम किसको कहते हैं, वर्ल्ड बैंक को कहते हैं। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएसए, वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है। तो अब हम गए किसके पास, आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ ने अब क्या रख दिया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रख दी कि भाई अब आप आए हो पैसा लेने तो ले लो, बिल्कुल ले लो, लेकिन अब हमारी, अब तो यार आपको कोई कुछ फ्री में नहीं देगा, है ना, कुछ आपके टर्म्स एंड कंडीशन तो रखेगा। सर लोग के लिए भी एप्लीकेबल है ये चीज, मैडम लोग के लिए भी एप्लीकेबल है ये चीज, और इंटरनेशनल लेवल पे देशों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अब आईएमएफ ने बोला कि एक कंडीशन बस मान लो, जाओ ले जाओ पैसा। एक कंडीशन क्या थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो अब आपको अपने देश को लिबरलाइज करना पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी को प्राइवेटाइज, और एलपीजी ग्लोबलाइज करो वर्ल्ड लेवल पे। पहले हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब देश के अंदर हम, मतलब बोलते ना जिसको मेंढक का कुआं, कुएं का मेंढक, तो पहले हम वो थे, क्लोज्ड इकोनॉमी इसको बोलते हैं। फिर क्या हुआ, अब हम समुद्र से, अब हमारा वो हो रहा है ना, कि अब वो मेंढक समुद्र में चला गया, बड़ी बड़ी मछलियों को देख रहा, शार्क, है ना, वेल। तो अब हम ओपन इकोनॉमी हो गई हमारी, है ना। तो 1992 में एलपीजी रिफॉर्म्स आता है। तो इसमें कौन, राव मनमोहन मॉडल एलपीजी का वो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाता है। उस समय के हमारे भारत देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि अभी हाल फिलहाल में जिनका निधन हो गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो इन दोनों ने ही एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया था भारत देश में। तो इसी के तहत होता है 2 एनुअल प्लान्स रहते हैं, कब 1990 से 91 तक, और कब 1991 से 1992 तक। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगला आता है 8 5 ईयर प्लान। 8 5 ईयर प्लान में किसकी सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और पॉपुलेशन कंट्रोल। अब यहाँ आते आते एक दिक्कत और आ गई यार, पॉपुलेशन की दिक्कत आ गई, है ना। अब ये जो आबादी थी ये भी बहुत बढ़ रही थी, अब आपको इसको भी तो कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अगला आता है और पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी तो अपने देश में मतलब चलती ही आ रही थी, वो कहीं ना कहीं आज भी चल रही है ना। तो उसको हमें कंट्रोल करना है। पॉवर्टी कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही समाधान है, अच्छा खासा पढ़ा दो। पढ़ाई करवा दोगे तो भाई इतना तो वो समझ जाएगा कि पैसा कमाना कैसे है, ठीक है। अब ये उन लोग के लिए नहीं जो अपन भाई लोग एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे, बैंकिंग किसी भी चीज़ की। फिर आता है क्या, लाइसेंस राज भी खत्म हो जाता है यहाँ से। लाइसेंस राज क्या होता है, 1948 में लाइसेंस राज शुरू होता है। लाइसेंस राज क्या है कि आप कोई प्राइवेट कंपनी खोलना चाह रहे हो अब, लेकिन आपको लाइसेंस चाहिए ना, तो आप लाइसेंस लेने कहाँ जाओगे, किसी सरकारी विभाग में जाओगे। मान लो माइनिंग डिपार्टमेंट में गए, कॉलरी डिपार्टमेंट में गए, हर चीज़ का विभाग होता है ना। कोई कुछ भी खोलना है तो लाइसेंस लगेगा। तो आप गए, साहब बैठे हैं सरकारी बाबू, बोलेंगे लाओ, हाँ अच्छा लाइसेंस चाहिए, लाओ, कुछ दे रहे हो, साहब नहीं साहब मैं तो नहीं देता, मैं बड़ा ईमानदार आदमी। तो ठीक है 6 महीने बाद आना, तब खोल देंगे। तो पहले ये हुआ करता था, है ना। तो इसी समय सरकार समझ गई कि यार लाइसेंस तो बड़ा लफड़ा कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए सरकार ने क्या बोला कि लाइसेंस राज ही खत्म करो, है ना। तो अभी तो प्राइवेटाइजेशन थोड़ा बढ़ेगा, और ये हमारे जो लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, उदार मतलब आपको फ्रेंडली होना है सबके प्रति, है ना। तो ये लाइसेंस राज का हमने किस्सा ही खत्म कर दिया। फिर आता है 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हो जाती है। इसके बाद हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर 1995 में। WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे हम जुड़ गए 1995 में। इस समय का हमारा ग्रोथ रेट था 5.6%, और हमने अचीव कितना किया, 6.8%। मतलब भाई पप्पू तो टॉप कर गया पास होते होते, है ना। हाईली सक्सेसफुल था 8 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, 9th 5 ईयर प्लान कब आता है, 1997 से 2002 तक चलता है। इस समय हमारे प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है। हाँ, और क्या होता है, ये वही समय था, अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ वोटों से हार गए थे उस समय, बाद में आ भी गई थी सरकार, है ना। और उस समय उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। और ग्रोथ विद सोशल जस्टिस और इक्वेलिटी, अब आपको समाज के हर चेहरे को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, है ना। सोशल जस्टिस और इक्वेलिटी भी रखनी है। टारगेट कितना 6.5% का था, अचीव कितना किया हमने, 5.4% अचीव कर लिया। ये कुछ स्कीम है, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये आप मान लीजिए किसकी देन, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, जो आज हम गांव में सड़क वगैरह देख रहे हैं ना। आप कई भाई लोग हमारे गांव से जुड़े होंगे, आप लोग ये जो सड़कें देख रहे हैं ना, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, ये ग्राम सड़क योजना। फिर आता है सर्व शिक्षा अभियान 2001। अगला आता है 10th 5 ईयर प्लान। इस समय किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी की। 2002 से 2007 की बात चल रही है दोस्तों ये, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और प्रमोट किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। टारगेट था हमारा 8% का, हमने अचीव किया 7.6%, बहुत पास थे, कोई दिक्कत नहीं।
राइट टू एजुकेशन हमने शुरू कर दिया, बच्चों पढ़ो मन लगा के, कब तक, लेकिन 9वीं क्लास तक, क्योंकि 9वीं के बाद अगर तुम फेल हुए, मेरे साथ के कई दोस्त से 9वीं के बाद फेल हुए तो तुम निपट जाओगे। 1st to 9th स्कूल आपको खींच के ले आएगा, फेल हो रहे कोई बात नहीं, पढ़ ले, फिर मौका दे रहे, फिर फेल हो गए फिर पढ़ ले, लेकिन 9th क्लास के बाद नहीं, है ना। तो फिर आता है 2006 का मनरेगा, है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ये कब आई थी? 10th 5 ईयर प्लान में आई थी। ये सारी चीजें आपको याद रखना। अगला आता है 11th 5 ईयर प्लान, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ अब हमको आगे बढ़ना है। इंक्लूसिव ग्रोथ होता है समवेशिता, समावेशी, है ना, सबको, हर मतलब सोसाइटी के हर तबके को आपको लेकर चलना है, समवेशिता इसको कहते हैं। टारगेट 9% का था और हमने अचीव किया 8%। राइट टू एजुकेशन 2009 शुरू किया गया, ठीक है। अगला आता है 2011 स्वाभिमान योजना। अब स्वाभिमान योजना को ही हम आज की डेट में जनधन योजना कहते हैं। जनधन योजना क्या होती है दोस्तों, कि मतलब आप हो तो आपका बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है, तभी तो लाडली बहना का पैसा आएगा, है ना, तभी तो मतलब पैसे आते रहेंगे अकाउंट में। तो ये क्या होती है? जनधन योजना। अगला क्या आता है? 12th 5 ईयर प्लान, मनमोहन सिंह जी की सरकार और नमो नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब यहाँ पे आ गई है। हम 2014 में आ गए हैं, आपको पता है 2012 से 2017 तक के लिए बनाया गया था 12th 5 ईयर प्लान, लेकिन 2014 में क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं, और उस समय किसकी सरकार आ जाती है? मोदी जी की। नहीं भैया, मोदी जी की नहीं आती है, एनडीए की सरकार आती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। टुवर्ड फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। और फूड सिक्योरिटी एक्ट FSA 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम जनधन योजना लाई जाती है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया अगर आप बात करें तो मेक इन इंडिया में जो बहुत बड़ा अगर आइडिया किसी ने दिया था तो वो सुंदर पिचाई, जो कि हमारे गूगल के CEO थे उस समय, ठीक है। डिजिटल इंडिया योजना, कौशल विकास योजना, PM उज्ज्वला योजना, ये सारी चीजें भी शुरू की गई थी किसमें? इसी 5 ईयर प्लान के तहत, ठीक है। अगला क्या आता है? फिर भैया 2014 का ही एक ऐसा समय आया कि मोदी जी का हुआ दिमाग खराब और उनने बोला यार ये 5 ईयर प्लान और ये प्लानिंग कमीशन को ना सब रखो एक तरफ, इसको स्क्रैप कर दो। स्क्रैप मतलब कबाड़े में फेंक दो। अच्छा, अब फेंक दिए कबाड़े में। हाँ मोदी जी, अब क्या किया जाए? अब किया जाए नीति आयोग को लाया जाए। नीति आयोग क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अब दोस्तों 1 जनवरी 2015 से मस्त कौन आ गया? हमारा नीति आयोग। सेटअप कब किया गया? 1 जनवरी 2015। इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन हमने किसकी जगह रखा? प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग को ही हम क्या बोलते हैं? थिंक टैंक ऑफ इंडिया। नीति आयोग को ही हम क्या कहते हैं? थिंक टैंक ऑफ इंडिया। अगला क्या आता है? अगला आता है इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तब से लेके अभी तक कौन है? मोदी जी। मोदी जी है ना? हाँ मोदी जी है। अगला क्या आता है? PM। हमारे मोदी जी के पास बहुत पावर है भाई, है ना, कहीं भी मतलब ED भेज सकते हैं, CBI भेज सकते हैं, है ना। लेकिन छोड़िए, PM किसको, हाँ एक पावर और है अपॉइंट करने की, किसको? वाइस चेयरमैन को। तो हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? श्री सुमन के बेरी जी हमारे इसके वाइस चेयरमैन है। अगला कौन आता है? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी हमारे क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अगर आप इसमें काउंसिल की बात करें कि इसमें मेंबर कौन कौन होता है, तो सारे स्टेट्स के CM होते हैं, ठीक है। 3 यूनियन टेरिटरी से उनके CM होते हैं। अच्छा, कौन कौन? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और कोई भी होता है क्या? हाँ, और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी तो होते हैं। कहाँ के? यूटीज के। तो यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सारे स्टेट के CM, और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के कौन? CM किसमें होते हैं? नीति आयोग में आते हैं, सिटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगर ये कुछ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इनको भी देख लीजिए। विच 5 ईयर प्लान वॉज सस्पेंडेड 1 ईयर बिफोर द टाइम शेड्यूल बाय द जनता पार्टी? कौन सा ऐसा अच्छा, ये वही वाली बात हो रही है क्या? मोरारजी देसाई आ गए थे, इंदिरा गांधी के प्लान को पूरा कैंसिल कर दिए थे। तो चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा वो होगा, ठीक है। अगला आता है ब्लू रेवोल्यूशन। अरे ये भी तो बढ़ाया हूं मैं अभी कि ब्लू रेवोल्यूशन किस 5 ईयर प्लान में किस 5 ईयर प्लान में आया था। तो ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज से रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया था। कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो। अगला क्या आता है भैया? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ, किस 5 ईयर प्लान का बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था? मैंने शायद बताया था एग्रीकल्चर के बाद, याद है? तो शायद सेकेंड था क्या? चलिए देख लीजिएगा। अगला क्या आता है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज द ग्रोथ रेट
टारगेटेड एक्सीडेड, मतलब ग्रोथ रेट एक्सीडेड, बढ़ गई थी। पप्पू टॉप कर गया था। याद करिए पप्पू किस में टॉप किया था, 8th 9th 10th 11th। आपको कमेंट सेक्शन बताना है भाई, है ना। अगला क्या आता है। तो बस इसी के साथ हमारा ये 5 ईयर प्लान का सेशन होता है समाप्त। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत ही जल्द। ये भी बताइएगा कि अब आपको किस चीज़ के ऊपर और लेक्चर चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।